सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 15। अभी तक हमने क्या किया है? आर्टिकल 14 टू 18 किया है। आर्टिकल 14 टू 18 इस ग्रुपिंग को क्या कहते हैं? इन आर्टिकल्स की राइट टू इक्वालिटी। जो अब आएंगे 19 से लेकर के 22, उसको हम क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम, है ना? उनको कहेंगे राइट टू फ्रीडम। उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की बात करता है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। अब मुझे एक बात बताओ, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पर आपको एक्सप्रेस करने का राइट ना दिया जाए, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू वांट टू से, या ये जो हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं ये सब ना दिया जाए, तो क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स की? ठीक है, इसीलिए मैं इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट बोल रही हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स को मिलने वाला। बेसिकली उस फ्रीडम का कोई मतलब नहीं रह जाता व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस और योर सैडनेस और योर एंगर और योर डिस्पेयर, है ना? तो ऐसी फ्रीडम का कोई मतलब नहीं होता। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जिसमें है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। 19 दिया है, 19 9 को मैं उल्टा करती हूं तो क्या होता है? 6, है ना? तो 6 तरह की फ्रीडम दी है आपको आर्टिकल 19 के अंदर। हम आर्टिकल 19 को अभी डिटेल में करेंगे। ये कह रहा है कि देखो, क्लॉज 1 है सबसे पहले। तो क्लॉज 1 क्या कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को क्या मिलेगा? ये अधिकार मिलेंगे, 6 अधिकार मिलेंगे, 6 राइट्स मिलेंगे, ठीक है? 6 कौन कौन से? ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलने का, एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का, है ना? इमेजिन आज तो हम सारे, मैंने उस दिन बोला था ना कि इस देश में मतलब ये फंडामेंटल राइट सिर्फ हमारे पास है, इस देश के नागरिकों के पास है, कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को भी बोल देते हैं इसको क्या पता है ना क्या कर रहा है ना? ये किसी और देश में अवेलेबल होना थोड़ा डिफिकल्ट है। या तो राइट्स के मामले हम कहें यूएसए, है ना? पर वहां तो जो इंडिविजुअल राइट्स दे आर ग्रेटर देन देयर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, है ना? हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रखा जाता है, हमारे इंडिविजुअल राइट को कहा गया है ये उसी से फ्लो करते हैं, है ना? तो अच्छा मुझे ये बताइए, जो 6 राइट्स अवेलेबल है ये किसके अगेंस्ट है? स्टेट के या इंडिविजुअल के या दोनों के? नहीं, मतलब मेरी जरूरी नहीं है कि मैं अपने एक्सप्रेशन मतलब आपके लिए एक्सप्रेस करूं। ये जनरली स्पेसिफिकली स्टेट के लिए मेंशन्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे इच्छा तो हमारी है, हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बट पर्सनल के बारे में कमेंट करना कोई ये नहीं है कि आपका राइट नहीं है, समझ गए ना? अब जैसे मैं उर्वशी के अगेंस्ट या मैं साक्षी के अगेंस्ट, सरीना के अगेंस्ट कमेंट करूं या कोई बात करूं या अपने आप को एक्सप्रेस करूं, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये बाउंड्री डिसाइड करेंगे कि मैं इनके बारे में क्या बात कर सकती हूँ। इंडिविजुअल अपनी बाउंड्री खुद डिसाइड करेगा ना कि आप मेरे बारे में सिर्फ इतना ही बोल सकते हो, अब इससे आगे नहीं बोलोगे, है ना? बट स्टेट क्या करता है? स्टेट के अगेंस्ट राइट दिए है ये कि आप स्टेट के अगेंस्ट बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। इंडिविजुअल के कि आप उर्वशी के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप साक्षी के अगेंस्ट बोल सकते हो, ऐसा नहीं है ना? तो ये बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट है। तो हम इनको लिख सकते हैं ना, दे आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेट। इसको नोट डाउन कर लो। ये चीजें ना, ये 6 चीजें आपके उसमें नोट होनी चाहिए आज के लेक्चर में, क्योंकि हम आगे क्या करेंगे अभी इससे अगली स्लाइड में मैं जब आपको लेके चलूंगी, ए का एक्सेप्शन दिया होगा, बी का एक्सेप्शन दिया होगा, जिसको हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? तो इसलिए पता होना चाहिए आपको। सो फर्स्ट वन इज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ठीक है? अच्छा, आर्टिकल 19 गॉट सस्पेंडेड, आपसे छीन लिया जाएगा अगर आपके देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो, ठीक है? इमरजेंसी में नहीं अवेलेबल होंगे ये राइट्स, है ना? और इमरजेंसी किस आधार पर लगी हुई होनी चाहिए? वॉर या एक्सटर्नल अगेन एग्रेशन के आधार पर लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि 3 बेसिस होते हैं ना इमरजेंसी डिक्लेयर होने के। 3 बेसिस होते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर होने के, साक्षी, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? हथियारबंद लोग कोई स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहे हैं तो अगर इन 2 बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है देश में, तो आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। बोलने की जरूरत नहीं स्टेट को कि आपका आर्टिकल 19 सस्पेंडेड, वो ऑटोमेटिकली है कि अगर इस 2 आधार पर है तो नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं, आपको समझ लेना है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है? हाँ, इस आधार पर इमरजेंसी है तो देयर विल बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आर्टिकल 19। बाकी फंडामेंटल राइट जब इमरजेंसी में सस्पेंड होते हैं तो उनके लिए नोटिफिकेशन आती है, इसके लिए नहीं आती, दैट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड,
बाकी का नाम मेंशन करना पड़ता है प्रेसिडेंट को अपनी प्रोक्लेमेशन में कि दिस फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल। आर्टिकल 32 नहीं जा सकता, है ना। आर्टिकल 32 क्यों? क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो बचा रहेगा हर सिचुएशन में। ठीक है, तो पहला तो क्या है, ये स्टेट के अगेंस्ट है। दूसरा क्या है, इमरजेंसी के दौरान इट विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ठीक है, और दूसरा, एक तो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंडेड हो जाएगा, दूसरा अगर मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, जब सारा का सारा ये सिविल वर्क, सिविल काम मिलिट्री देखने लग जाती है, उस टाइम पे भी आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो दो आधार पर आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। फर्स्ट, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इन दो आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, और नंबर टू, मार्शल लॉ अगर फोर्स में है तो, देन योर फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है ना, आप रिटन में एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, कार्टून बना के एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी मूवी के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से एक्सप्रेस, तो इसमें सब इंक्लूड होता है। इवन इसमें प्रेस भी इनडायरेक्टली इंक्लूडेड है ना, न्यूज़पेपर इनडायरेक्टली इंक्लूडेड है। वैसे प्रेस को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिकली नहीं किया गया, मेंशन किया गया है, बट आर्टिकल 91A में ये इनडायरेक्टली मेंशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस का मतलब योर प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, मैगजीन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो दूसरा आता है टू असेंबल पीसफुली, ये पीसफुली है भाई, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के और आराम से आप पीस की सिचुएशन में कहीं भी असेंबल हो सकते हो। कहीं भी का मतलब कहीं भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं। अब कोई यहां आ जाए एकेडमी पे और कहेगा जो हम तो पीसफुली बैठे हैं, विदाउट आर्म्स बैठे हैं, तो ऐसे थोड़ी आ जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी में, पब्लिक प्लेस पर आप पीसफुली और बिना किसी हथियार के बैठ सकते हैं, ये आपका राइट है। ठीक है, इसको ले, इन दोनों को लेकर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो हम अगले पेज पे करेंगे कि हाँ कर सकते हैं पर ऐसे नहीं कर सकते, है ना। इनको कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे राइट टू लाइफ इज एब्सोल्यूट, भाई ऐसे थोड़ी है कि जब तक आप कोई लॉ वायलेट नहीं करोगे आपकी लाइफ कोई नहीं ले सकता, है ना। स्पेसिफिकली जब तक कोई ऐसा क्राइम ना कर दो जिसके लिए फांसी की सजा है ना, तब तक आपकी लाइफ कोई नहीं ले सकता। पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके पीछे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। वर्ड रीजनेबल का मतलब है जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि मेरा मन आया और मैंने बोल दिया कल से आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, प्रेसिडेंट का मन किया उसने बंद कर दिया, ऐसे नहीं। रीजनेबल कारण होना चाहिए उनके पास एक सॉलिड। ठीक है, द थर्ड वन इज टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसको लेकर के क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। अब ये मैं पता यू का यू आपके जो बेयर एक्ट में जो एक्ट होता है ना, उससे लेकर के आई हूं सो दैट आप वर्ड टू वर्ड पढ़ पाओ, और वहीं से थोड़ा सा राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, आपको पता है इसके अंडर इज अ फंडामेंटल राइट। कोई आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से मना नहीं कर सकता, ठीक है, एसोसिएशन बनाने से मना नहीं कर सकता। हम मिलकर एक एसोसिएशन बना सकते हैं, ग्रुप बिजनेसमैन का एक एसोसिएशन हो गया, जैसे ट्रेड यूनियन हो गई, जैसे दिस इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, और राइट नॉट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, और किसी एसोसिएशन का पार्ट ना बनना चाहे कोई, ये भी उसका फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब कोई कहते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट, तेरे को इसका पार्ट बनना पड़ेगा, है ना, नो। इसके साथ राइट टू रिमेन साइलेंस भी है। घर वाले पूछे अब की बार पेपर क्यों नहीं आया, यू कैन रिमेन साइलेंट, है ना, तो फंडामेंटल पता चल जाएगा वो। नहीं कह सकता कि ना बोलना मेरा अधिकार है, मुझसे कोई बुलवा नहीं सकता, मेरी खुशी बुलवा लेंगे वो शाम तक, जहां से भी सीख के आए है ना। मजाक कहने का मतलब क्या है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट भी है हमारे पास, है ना। अब कोई ये नहीं कह सकता कि आपको तो बोलना जरूरी है, आप फेसबुक पे पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे अपने विचार क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो, मेरी मर्जी, मैं नहीं करना चाहती,
किस पे? हाँ वो सारे आगे केस इसमें सारे करा दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है। चलिए फिर थर्ड वन आता है, एसोसिएशन वाला है ना, नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन भी है, और बेसिकली राइट टू गेट एनी एसोसिएशन रजिस्टर्ड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। दोनों स्टेटमेंट में फर्क समझ लेना। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट राइट टू रजिस्टर दैट एसोसिएशन इज नॉट फंडामेंटल राइट। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एसोसिएशन बनाया तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर करे, क्योंकि राइट टू एसोसिएशन मेरा फंडामेंटल राइट है। अब क्या पता आपने किस पर्पज के लिए एसोसिएशन बना रखा है, जो पर्पज वहां लिखे हुए हैं कि इनके लिए अगर आप एसोसिएशन बनाओगे तो आप बना सकते हो, उन्हीं में से होना चाहिए, है ना। कि जी हमने तो एसोसिएशन बनाया, हम तो ये बिना लाइसेंस वाले हथियार दिया करेंगे सबको, है ना। ऐसे नहीं बना सकते, है ना। उसको रजिस्टर कराने चले जाओ तुम और कह दो कि फंडामेंटल राइट है मेरा तो एसोसिएशन बनाना, तो एसोसिएशन बना लिया भाई, बना लिया चार लोगों ने मिलके, पर रजिस्टर कराने का तो फंडामेंटल राइट नहीं है ना। तो इस फर्क को समझना है। इसमें फंडामेंटल राइट में सारा शब्दों का हेरफेर है, ठीक है। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज फंडामेंटल राइट, बट राइट टू रजिस्टर दैट एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेगेटिव राइट भी है ये अपने आप में। आफ्टर दैट मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डी, है ना। आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज डी कहता है कि आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मूव कर सकते हो। अब बिहार जाने से कोई रोक सकता है तुम्हें? नहीं। ऑल द रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे, है ना। तुम जो जी ये बम फेंक के आना बिहार जाना है ना। तो मतलब कुछ पर्पज ऐसा है कि आप पीसफुली अगर कहीं जाना चाहें तो पूरे देश आपके लिए ओपन है ना। आप जाओ, अपनी ट्रेन बुक करो, फ्लाइट बुक करो, टिकट बुक करो, हर जगह जा सकते हो। ऐसा नहीं अरुणाचल नहीं जा सकते, ऐसा नहीं केरल नहीं जा सकते, ऐसा नहीं पंजाब नहीं जा सकते, हर जगह जा सकते हो, ठीक है। अब ये कहता है कि देखो दो तरह की मूवमेंट होती है, एक तो देश के अंदर, एक देश के बाहर, है ना। इंटरनल जो है, इंटरनल मूवमेंट, वो तो आर्टिकल 19 बात करता है उसके बारे में। और एक्सटर्नल मूवमेंट कि देश के बाहर जाना है, दैट इज योर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, राइट टू एक आर्टिकल 21 क्या है? हाँ, है ना। 21 तो नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें है ना। मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 19 सिर्फ टेरिटरी के अंदर की बात कर रहा है। इसके बाहर अगर जाने की बात होगी, जैसे मेनका गांधी का केस हुआ था, उनका पासपोर्ट रख लिया था, है ना, तो उसको लेकर के केस आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे। उस केस से तो बहुत वाइड राइट टू लाइफ की बात की उन्होंने, कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि जिंदा रहना ही, ऐसे वेजिटेबल की तरह थोड़ी ना पड़ा रह सकता है इंसान, लाइफ शुड बी डिग्निफाइड, ठीक है। तो बाहर की मूवमेंट आर्टिकल 21 देखता है, और विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 बात करता है, 19 बात करता है। चलो बात करते हैं ई की, सब क्लॉज ई की, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रहना और वहीं सेटल हो जाना, कहीं भी हो सकते हैं ना, दिल्ली जाके हो सकते हो, मुंबई जाके हो सकते हो, कोई नहीं रोक रहा, है ना। फिर कुछ टाइम के बाद अगर वहां के आप बेसिकली राशन कार्ड या किसी चीज के एलिजिबल हो जाओगे तो वो रजिस्टर कर लो, अपने एड्रेस वहां पे शिफ्ट करा लो, तो कहीं भी रिजाइड किया जा सकता है, कहीं भी सेटल हुआ जा सकता है। इसको लेकर भी ऑल दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसके हर सेक्शन को लेकर के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा कर सकते हो पर ऐसे नहीं, ऐसा कर सकते हो पर ऐसे नहीं, है ना। एफ कहां गया? राइट टू प्रॉपर्टी था वो, राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना है मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझसे नहीं छीने जा सकता। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से उस राइट को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया कि अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, क्या क्या है? प्रोफेशन जो चाहे आप कर सकते हो, आपको कोई ये नहीं रोकेगा कि आप हरियाणा के हो तो आप IAS नहीं बन सकते, आप पहलवानी करो जाके, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। दूसरा, कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। तो आप ये कोई भी कैरी आउट कर सकते हो, बट इसको लेकर भी क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। चलिए अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाले पे मूव करते हैं हम। जो आर्टिकल आपका बताता है, दो बताएगा कि ए को लेकर के क्या रिस्ट्रिक्शन है,
क्लॉज 3 बताएगा कि बी को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्लॉज 4 बताएगा सी को लेकर के क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्लॉज 5 बताएगा डी और ई को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शन है, और अगला क्लॉज बताएगा कि जी को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। क्लॉज 2 बात कर रहा है अभी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ए पर। ए क्या था? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि जो चाहे आप अपने आप बोल सकते हो, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं करोगे। ये नहीं कह सकते खालिस्तान को नई स्टेट बना देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं तो मुझे बोलने का अधिकार है। ये क्या हर्ट कर रहा है? इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते। दूसरा और क्या? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, उनके पास सारी फाइल वाइल आ जाती है, वो सारी जितनी भी क्लासिफाइड फाइल्स है, और वो बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, जो कि वो फाइल छुपा के रखनी चाहिए थी, और कहते हैं मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, है ना, इस देश की सेफ्टी का रीजन है, इस देश की सिक्योरिटी का मामला है, तो ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री खराब नहीं होने चाहिए। आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशन जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ, पब्लिक ऑर्डर, अब मैं कुछ भी बोल दूं, एक पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बोल दूं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बोल दूं और दंगे हो जाए देश में, है ना, ऐसी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती ना। तो पब्लिक ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड। डिसेंसी इसी में आता है। वो पार्क में बैठ के वो बोलते ना हमें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं, डिसेंसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो है। कपड़े पहनना, चलो वो और भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है ना, पर वो क्या है कि डिसेंसी को वायलेट नहीं करना चाहिए। आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को भी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पहन रहे हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल रहे हो, बट दैट शुड बी डिसेंट। देन मोरालिटी शुड बी देयर। अब देखो कितनी वाइड टर्म है मोरालिटी एंड डिसेंसी। यूएसए में इसकी मतलब अलग हो जाता है और हमारे में इसका मतलब अलग हो जाता है, हर इंसान का भी अलग हो जाता है। ये हम डिटेल में एथिक्स में पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको लेकर के ना कोई कॉन्क्रीट रूल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने क्या डाला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन जो उस टाइम के सोशल ऑर्डर के साथ मैच करती है, ठीक है। चलिए, रिलेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये नहीं कह सकते ये जज, ये तो आता ही नहीं, वो बता देंगे आपको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ वेरी पावरफुल वेपन जुडिशरी के पास, है ना, तो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो कोर्ट की या किसी जज की गरिमा को हानि पहुंचाता है। देन डेफेमेशन, मैंने बोला ना कि किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उसको डिफेम कर दे, जो उसका नाम खराब कर दे, ये भी रीजनेबल। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि कुछ लोग जाकर के कोई ऐसा फसाद कर दे जो ऑफेंस हो, कि भाई ये आदमी है, इसने जो है हिंदुओं की भावनाओं को बहुत आहत किया है, और एक ग्रुप जाकर के उस आदमी को मार देता है, तो मैंने क्या किया? इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, है ना। इसका पुराना आपको मिल रहा है कोई कहीं पे कोई एग्जाम्पल? बाल गंगाधर तिलक ने, खैर वो सेडिशन में आता है वैसे तो, पर सेडिशन क्या होता है? स्टेट के अगेंस्ट बोलना। उस टाइम पे वो आर्टिकल होता था 124A, तो उसमें क्या, केसरी में एक उन्होंने एक फ्रेज लिखा, अटरेंस ऑफ शिवाजी, तो उसको लेकर के फसाद हो गया था, तो कोर्ट ने उनको कहा था कि आपने जो है वायलेंस इंसाइट किया है, सेडिशन है ये, स्टेट के अगेंस्ट आपने कॉन्स्पिरेसी की है, तो उनको सेडिशन के तहत उनको सजा हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। तो आपके शब्द रिटन हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे आपका कोई कार्टून हो, या कोई भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, वो इनडिसेंट नहीं हो। सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन, मोरालिटी, रिलेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इन सब में नहीं आना चाहिए। अब आपको एक चीज और ध्यान से सुननी है, हर सब क्लॉज की जो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये अलग है थोड़ी सी, तो हो सकता है इसके कुछ शब्द इसमें डाल दिए जाएं। आपको ध्यान देना है कि ये डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ मोरालिटी, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक्सेप्शन है ना। दूसरा क्या था? बी में क्या था? पीसफुल असेंबली था ना, तो ये कह रहा है कि बट सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर वायलेट नहीं होना चाहिए। आप पीसफुली बिना किसी हथियार के बैठ सकते हो, पर क्या नहीं होना चाहिए? इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया शुड नॉट बी
वायलेटेड। अच्छा, ये असेंबली को लेकर के आईपीसी और सीआरपीसी में कुछ प्रोविजन है। सबने धारा 144 तो सुनी होगी। खैर अब वो धारा 144 नहीं है, दैट इज सेक्शन 163, नहीं उसके एक्ट के हिसाब से दोनों के सेक्शन बदल गए, ये लिख लो। ठीक है, पहला तो है सेक्शन 189, 189 ऑफ बीएनएस। क्या है साक्षी बीएनएस? हाँ एग्जैक्टली, बीएनएस जो पुराना था सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। पुराना भी लिख लो, आपको याद रहे। इसमें ये मेंशन किया गया था कि कुछ लोग अगर असेंबल होते हैं, उनकी असेंबली अनलॉफुल समझी जाएगी अगर वो ये चीजें करने के लिए वहां पे जुटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी ऑफिसर को सरकारी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये नोट डाउन करो। नंबर 1, इसकी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले तो। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल can become unlawful if the object is number 1, resist the execution of any law, or legal process। समझ गए कि अगर आप किसी लॉ को एग्जीक्यूट होने से रोकने के लिए 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं तो वो अनलॉफुल माना जाएगा और उसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। नंबर 2, forcefully occupy the property of some person, forcefully occupy the property of some person। Number 3, commit any mischief, शैतानी है ना, commit any mischief और criminal trespass। ट्रेसपास क्या होता है? किसी की मर्जी के बिना उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाना। ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है। नेक्स्ट इज force some person to do illegal act कि 5 या उससे ज्यादा लोग जुट जाएं और किसी से इलीगल कोई काम करा ले, ये उनकी असेंबली अनलॉफुल समझी जाएगी। नेक्स्ट, threaten the government or its officials on exercising lawful power। वो सुना है ना मूवीज में, एक सरकारी कर्मचारी को उसके काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, ये वही है ना। ये 5 से ज्यादा लोग करेंगे तो इस सेक्शन में आएगा, सिंगल पर्सन के लिए अलग होता है। ठीक है, वो लॉ है, उसमें नहीं जाना है हमें। तो वहां पर हो जाएगा आपका सेक्शन 189 लिखवाया ना मैंने, सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस। पुराना था ये सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। आईपीसी सीआरपीसी के बारे में पता है ना, मैंने पहले भी बताया था। आईपीसी क्या है? जो ये लिस्ट करता है कि ये करोगे तो ये ऑफेंस होगा। सीआरपीसी होता अगर ये करोगे तो इस तरीके से आपका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, आईपीसी इज अ सब्सटेंसिव लॉ एंड सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, वो प्रोसीजर बताता है कि ये सजा मिलेगी, ऐसे मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस। साक्षी, व्हाट इज बीएनएसएस? संहिता, जो सीआरपीसी थी पहले। ठीक है, और सीआरपीसी का क्या था? ये सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, जिसको धारा 144 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी पहले था ये, अब बन चुका है 163 ऑफ बीएनएसएस। सीआरपीसी का भी नाम बदल दिया, ये सबको पता है। 1 जुलाई को ये इंप्लीमेंट हो चुका है, यू शुड बी नोइंग दैट। इसमें लिख लो, मजिस्ट्रेट
Magistrate can restrain an assembly if there is a risk of number one, obstruction, annoyance, 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 or danger to human life, health and safety. ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है कि भाई आप 5 से ज्यादा लोग यहां असेंबल नहीं होंगे। कब जब उसको लगे कि क्या होने वाला है, या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा पहुंचने वाली है काम को, अनोयंस मतलब थोड़ी डिस्टर्बेंस होने वाली है, या फिर उसको लगे कि किसी की हेल्थ, लाइफ, ये सब खतरे में आ सकती है। जैसे कोविड हुआ तो सेक्शन 144 वाज इन फोर्स कि 5 से ज्यादा लोग असेंबली नहीं, क्योंकि हेल्थ का कंसर्न था। इसमें लिखा ना हेल्थ हो सकता है, किसी की लाइफ हो सकती है। ठीक है, आफ्टर दैट नंबर 2, the disturbance of public tranquility और riot, 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 tranquility होती शांति, कि शांति भंग हो जाए, उससे पहले ही वो 144 इंप्लीमेंट कर देते। ठीक है, राइट, और एनी एफरे, AFFRAY, एफरे, ये भी डिस्टर्बेंस टाइप होता है। अच्छा, 2-3 बातें हैं, इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, एक्सेप्शन है। जैसे कि राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है, वी आर हैविंग राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, है ना। फंडामेंटल राइट नहीं है स्ट्राइक पे जाना, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो आप पीसफुली बैठ के कि भाई इस चीज से प्रॉब्लम है, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। डेमोन्स्ट्रेट कह सकते हैं, उसको पिकेटिंग भी बोल देते हैं, है ना। पिकेटिंग लिख लो कहीं पे, ये भी देखने को मिलता है वर्ड, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। डेमोन्स्ट्रेट एंड पिकेटिंग, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, ये स्ट्राइक पे जाना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। दूसरा क्या है, वी हैव अ राइट अगेंस्ट बंद, PUNDH, बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये चक्का जाम वगैरह नहीं करते हैं, इसके अगेंस्ट हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि आप हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, है ना। उनके पास कोई ये थोड़ी है कि आप पब्लिक लाइफ को ऐसे स्टिल पे लाओगे, वो तो हम फॉलो करते हैं तो वो हो जाता है, नहीं तो हम कोर्ट जा सकते हैं इस बंद के अगेंस्ट। कहां, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट जिसको कहते हैं। ठीक है, किस किस के अगेंस्ट अवेलेबल है ये, सॉरी किस किस को अवेलेबल है, सिटीजन को, फॉरेनर्स को नहीं है। अब वो आकर के यहां कुछ भी बोलना शुरू कर दे, है ना, तो याद रखना कि हमारे देश में हमारे देश के लोग ही बोल सकते हैं, बाहर वाला, इसको याद रखने का तरीका बता रही हूँ, है ना। फॉरेनर्स को फ्रीडम ये नहीं है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ के, है ना, क्योंकि हो सकता है उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या कुछ अलग हो सकते हैं हमारे से, वो यहाँ करके एक्सप्रेस करें, दैट कुड नॉट बी देयर फंडामेंटल राइट, हमारा हो सकता है। तो लिख लो इसको, नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, और लीगल पर्सन्स। अब ये लीगल पर्सन कौन से होते हैं, ऐसी एंटाइटीज जिनको पर्सन का स्टेटस मिला है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी, जिनके ऊपर केस किया जा सकता है और जो केस कर सकती हैं, उनको कहा जाता है लीगल पर्सन। कंपनी इसका एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, शेयर होल्डर्स को है, सिटीजन और शेयर होल्डर्स को है, किसी कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके पास आर्टिकल 19 अवेलेबल, पर कंपनी एज सच कंपनी को अवेलेबल नहीं है कि वो आर्टिकल 9 की, मतलब मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, मैं कुछ भी एडवर्टीजमेंट करूं, है ना, ये उनको अवेलेबल नहीं है। ये समझ में आ गया।
ये रिस्ट्रिक्शन पढ़ ली। फोर्थ क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू सी। सी क्या था? एग्जैक्टली, सॉवरेनिटी के बेस पे पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, तीन है ये याद रखना किसके ऊपर किस किस चीज को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस है ना। सबसे ज्यादा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर है। अब 5 किस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है? डी और ई पर। डी और ई क्या है? मूव फ्रीली है ना, और कहीं पे भी रिजाइड या सेटल कर सकते हैं। पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट क्या है? जनरल पब्लिक के उस पे लगाई जा सकती है, एंड फॉर द प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइबल एरिया में जाकर के बोलो कि हम तो यहां सेटल होंगे, है ना, तो वो ट्राइबल एरिया के इंटरेस्ट में ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि आप यहां नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे हमें कहीं कहीं पे तो जो एक पास की जरूरत होती है ना इंडिया में ही, जहां शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, तो उनमें कहीं भी हमें पास की जरूरत होती है, कोई भी सिटीजन हो गया। हाँ एग्जैक्टली, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया शेड्यूल ट्राइब को लेकर के या जनरल पब्लिक को लेकर के भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप हिमाचल में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता बाहर का, है ना, ये भी क्या है? पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि फिर वहां के लोग कहां जाएंगे, है ना। तो इस पे जनरल पब्लिक और शेड्यूल ट्राइब दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। देन थर्ड वन इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जी। जी पर जो है 6th, जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक रिस्ट्रिक्शन। प्रोफेशन कोई भी मैं कर सकती हूँ। अब मैं कहूं कि मेरा तो मन अब डॉक्टर बनने का है हो भाई, सर्जन थोड़ी बना देंगे मुझे और मैं कह दूं मेरा तो फंडामेंटल राइट है। नहीं, ये सरकार के पास राइट है कि किसी भी प्रोफेशन को लेकर के वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना, कि अगर डॉक्टर बनना है आपके पास एमबीबीएस की डिग्री, है ना, या है आपके पास आपके जो हायर क्वालिफिकेशन जो सर्जन बनने के लिए आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो स्टेट के पास राइट है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए या टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कहे कि मुझे तो टीचर बनना है सरकारी स्कूल में, तो कहेगा जी बीएड होनी चाहिए, बोला कि नहीं मेरा तो राइट टू प्रोफेशन है, नहीं, वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एमबीए इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, लॉयर बनने के लिए एलएलबी इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल इंजीनियर बनने के लिए बीटेक, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस या फर्दर ऑन, है ना, तो ये प्रोफेशनल लगाई जा सकती है। दूसरा, आप कहो कि मैं तो कोई भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर सकता हूं, मुझे तो आदमी बेचने और खरीदने इसलिए भी, है ना, नहीं कर सकते। क्यों? स्टेट लगा सकता है ये, और या कोई भी कॉर्पोरेशन जो उसके द्वारा ओन्ड है वहां पर वो रीजनेबल जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, किसी को भी इमोरल प्रोफेशन वो करने का राइट नहीं है, परस्यू करने का राइट नहीं है। एक लाइन चाहिए इसको लेकर के लिख लो, नो फंडामेंटल राइट टू कैरी, नो फंडामेंटल राइट टू कैरी इमोरल और डेंजरस बिजनेस, इमोरल और डेंजरस बिजनेस। एग्जाम्पल ले लो, प्रोस्टिट्यूशन, अब कोई इसको एज ए बिजनेस थोड़ी परस्यू कर सकता है, या मतलब सेल इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, है ना, इमोरल है। इमोरल हमारी सोसाइटी के हिसाब से इमोरल है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ना अब थोड़ा सा मेंस के पार्ट पे आ जाते हैं। कोर्ट कहती है कि ये रीजनेबलनेस क्या है। आपने कहा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अब किसको रीजनेबल माने? ठीक है, तो कुछ रीजनेबलनेस हेडिंग बना लो, रीजनेबलनेस। अगर आर्टिकल 19 पे मेंस का क्वेश्चन आता है तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनेबलनेस। तो कोर्ट कहती है पहली रीजनेबलनेस तो क्या, रीजनेबल का मतलब क्या है कि जस्टिफाई करो कि रिस्ट्रिक्शन लगाई ठीक लगाई है ना। अब घर वाले बोल दे कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना, तुम कहोगे भाई क्यों नहीं जाना, बोलते कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो हम कारण है हमारे पास, तो तुम पूछोगे क्या कारण है, तो घर वाले बोलेंगे कि बाहर तो जो है ना कुछ लोग गन लेके घूम रहे हैं वो मार देंगे, तो उनके पास एक रीजन है ना। आपके घूमने जाने से बड़ा रीजन है क्या कि आपकी जान जा सकती है, तो कारण बड़ा होना चाहिए आपकी फ्रीडम से। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है। नंबर 1 लिखो, क्या रीजनेबलनेस क्या है? डीपीएसपी इज रीजनेबलनेस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी।
किनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आपको फंडामेंटल राइट को पीछे रखना पड़े तो आप रख सकते हो। एग्जाम्पल्स भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब डीपीएसपी क्या होते हैं, जो स्टेट को कहा गया, एडवाइज किया गया कि आप बेसिकली ये काम इस स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कीजिए। ठीक है, दूसरा है, इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव। इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी विम्स एंड फैंसीज, मन किया रिस्ट्रिक्शन लगा ली, मन किया कल से बोल दिया कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं इसको, कि जिसके पास कोई परफेक्ट रीजन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, बस मन किया तो कर दिया, आर्बिट्रेरी वो होता है। दूसरा क्या कहता है, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव का क्या मतलब है, कोर्ट कहते हैं कि वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, पर्पज है उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का, उससे जो आपको मिल रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोल के उतना फायदा नहीं हो रहा जितना आपको रिस्ट्रिक्ट करके पूरे देश को फायदा हो रहा है, इसको टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न कि ऐसा नहीं है कभी किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, कभी किसी को पूरा खुला छोड़ दिया, कभी इतनी बात पे रिस्ट्रिक्शन है, कभी इतनी बात पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो देयर मस्ट बी पैटर्न, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैलेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड सोशल कंट्रोल। रिस्ट्रिक्शन एंड सोशल कंट्रोल। Next is it should be adjusted to prevailing social values. Prevailing social values. Next, there must be direct and proximate, नजदीकी बोलते हैं ना, प्रॉक्सिमेट का मतलब प्रॉक्सिमेट, नेक्सस, NEXUS, नेक्सस, संबंध होता है नेक्सस का मतलब, नेक्सस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड ऑब्जेक्टिव कि आपका जो पर्पस है और जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो उसमें कोई तो संबंध होना चाहिए, है ना। अब मतलब कोई बात कुछ हो रही है और मैं कह दूं कि कल से सारे मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं होगा, देयर मस्ट बी एन एक्सेस, है ना। जैसे JNK में अगर मोबाइल फोन या नेटवर्क पे वो है तो उनके पास एक रीजनेबल है ना कारण है कि ये कम्युनिकेट करते हैं, यहां से कम्युनिकेशन होता है। तो हमारा बंद करने का वहां अटैक हो रहा है, यहां बंद करने का तो कोई तुक नहीं हुआ, नेक्सस होना चाहिए। ठीक है, अब एक हेडिंग और बनाओ, सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल रीजनेबलनेस। सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल रीजनेबलनेस। There should be a relation between restriction and collective object. Relation and collective object कि मतलब वो जो जनरल पब्लिक है ना, आपका ऑब्जेक्ट, वो इस रिस्ट्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हो रिस्ट्रिक्शन, वो आपके बोलने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो पर्पस जिसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है ना। ठीक है, अब ये सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल क्या होता है बेसिकली, समझने की बात है बस। सब्सटेंसिव होता है एसेंस, अर्थ, मीनिंग, भावार्थ, ठीक है, कि क्या बात बोल रहा है, मतलब क्या है इसका, भावार्थ क्या है। और प्रोसीजर होता है किस तरीके से की जाएगी ये चीज। ठीक है, तो ये कहते हैं रीजनेबल दोनों होनी चाहिए,
सब्सटेंसिव भी होनी चाहिए और प्रोसीजरल भी होनी चाहिए। कि आपने, ये तो थी सब्सटेंसिव रीजनेबलनेस जो मैंने आपको बताई अभी ये सारी बातें, तो ये कह रहा है कि सब्सटेंसिव के साथ साथ प्रोसीजर भी ठीक होना चाहिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने का। द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट। द प्रोसीजर, बल्कि एक लाइन थोड़ा सा ना और लिख लो, प्रोसीजरल रीजनेबलनेस इज रिलेटेड टू, procedural reasonableness is related to manner in which restriction is imposed. Restriction is imposed. It should not be excessive. It should not be excessive. It must be fair and just. It must be fair and just. ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोसीजरल एंड सब्सटेंसिव रीजनेबलनेस। ठीक है, और रीजनेबलनेस को लेके कह रहे हैं कि कोर्ट ने कुछ ऐसे खासा बता नहीं रखा कि क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में भी हम लिखेंगे। देयर इज अ केस, देयर इज केस लिखो, ये ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास। इसमें सुप्रीम इसमें कोर्ट ने कहा, मैड्रास कोर्ट ने कहा, नहीं दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार, मैड्रास कोर्ट कहां से आ गया, स्टेट ऑफ मैड्रास का था केस। ओके, देयर शुड नॉट बी, सुप्रीम कोर्ट लिख लेना आगे, सुप्रीम कोर्ट, there should not be absolute and uncontrolled liberty. There should not be absolute and uncontrolled liberty, है ना। तो ये क्या लेकर के आया, रीजनेबलनेस लेकर के आया ना ये वाला केस, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट लिबर्टी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग, आप सब भारत का झंडा फहरा सकते हो, ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट, कौन से सेक्शन में, सी नहीं है, सी कैसे हुआ, ये क्या है, ये क्या है, आप एक्सप्रेस करते हो ना अपने आप को, अपने कंट्री को लेकर के जो आपकी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करते हो, तो आर्टिकल 19(1) ए के तहत, ठीक है। और ये कब मिला आपको फंडामेंटल राइट, एक केस था, पहले हर किसी के पास ये नहीं था कि आप झंडा अपनी छत पे लगा सकते हो, अपने व्हीकल पे लगा सकते हो, हर जगह नहीं लगा सकते थे आप नेशनल फ्लैग को। लिखो केस का नाम, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004। फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग करके लिख लेना इसमें ब्रैकेट में, ठीक है। इज योर राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए आर्टिकल 20 पे आते हैं। हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह तो कर लिया सारा, ये राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के लिख लिया था आपने, है ना, कहां था और अभी कहां है, अभी इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 20 में है तीन चीजें। आर्टिकल 20 का नाम क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। किसके अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट, किस किस को है, सबको है ये, है ना। वो मैंने अब आपको लिखवाया जो सिर्फ सिटीजन के लिए, वो आर्टिकल मैंने आपको लिखवा रखे हैं, हाँ आपको पता होने चाहिए। तो आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, सिटीजन को, फॉरेनर्स को, लीगल पर्संस को, तीनों को मिलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट, ठीक है। तो तीन सेक्शन में आपका एक्ट डिवाइडेड है। ये कह रहा है कि इस देश में नो पर्सन, कोई भी इंसान
ऐसे किसी जुर्म के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। कन्विक्ट का मतलब होता है सजा देना। कन्विक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। जब तक वो किसी लॉ को वायलेट नहीं करेगा तब तक उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाना। आर्बिट्रेरी होगी ना कि आपने कोई लॉ तोड़ा नहीं और आपको फिर भी पनिशमेंट मिल गई, दिस इज आर्बिट्रेरी। या आपने जो लॉ तोड़ा था उससे ज्यादा पनिशमेंट मिल गई, इज एक्सेसिव, है ना। तो आर्बिट्रेरी एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट मिला है ये राइट आपको, कि आपको कोई भी उस जुर्म से ज्यादा सजा नहीं दे सकता और जो जुर्म आपने किया नहीं उसकी सजा नहीं दे सकता। ठीक है। और कब? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। आपने आज कोई एक्ट काम किया है, उसको लेकर के आज जो भी सजा है सिर्फ वही मिलेगी, और सजा नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसको ये बेसिकली क्या कहा गया, इसको यहां एक कैटेगरी आती है आपकी बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो। लिखो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब समझाती हूं। क्या 1970 में या 1980 में किसी को मास्क ना लगाने पे फाइन किया जा सकता था? नहीं। या क्या 2025 में किया जा सकता है? आज किया जा सकता है? नहीं, है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आपको ऐसा जिस टाइम पे आपने वो ऑफेंस किया है उसी से रिलेटेड आपको सजा मिलेगी, ना पहले ना आगे की। और ऐसा भी नहीं है कि अब हमने मास्क को लेकर के रूल बनाया और फिर मैं कहूंगी 1970 में जिसने मास्क नहीं लगा रखा खड़े हो जाओ यहाँ पे, है ना। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव भी एक बात होती है, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि आज मैं कोई एक्ट बनाऊं और उसको पीछे जाके इंप्लीमेंट कर दूं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आज कोई लॉ बनाया और उसको अप्लाई कर दिया 2004 से, 5 से, 6 से, इसको रेट्रोस्पेक्टिव होना कहते हैं। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ जाना। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल ऑफेंस में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। बाकी में किया जा सकता है, सिविल ऑफेंस में किया जा सकता है, टैक्सेशन में तो जनरली होता है। ठीक है, टैक्सेशन में किया जा सकता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जैसे अभी नए हमारे क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो ये कह रहा है कि भाई पुराने तो उसी से ट्राई होंगे, पुराने वाली से जो केसेस चल रहे, नई वाली जो 1 जुलाई से जो ऑफेंस करेगा उसको नए वाले के तहत ट्राई किया जा सकता है। तो वैसे तो स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिविल लॉज बना सकते हो, क्रिमिनल लॉज को नहीं इंप्लीमेंट करोगे रेट्रोस्पेक्टिव, दोनों कर सकता है, पर जनरली क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है। सिविल लॉ का एग्जांपल बताओगे कोई भी, टैक्सेशन लॉ का ही बता दो रेट्रोस्पेक्टिव जो पीछे जाके इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने। आईटी एक्ट इसका सबसे, इनकम टैक्स एक्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। इसमें ना बेसिकली 2022 और 23 के यूनियन बजट में ना एक प्रोविजन आया, एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, कि जो अमाउंट आपको कोविड के ट्रीटमेंट के लिए रिसीव हुआ या कोई पर्सन कोविड की वजह से मर गया उसको जो पैसे मिले उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और ये कब से है? आया तो 22-23 के बजट में, पर ये कब से इंप्लीमेंट किया? 2020 से। ठीक है। तो एग्जांपल कैसा हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का हुआ कि पीछे जाके इंप्लीमेंट किया। क्रिमिनल लॉज ऐसे नहीं होते, उनमें उसी टाइम का होगा, जितनी सजा दे रखी होगी उतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। अगला आता है नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि आपको अगर एक बार आपके क्राइम की सजा मिल गई तो आपको दोबारा सजा नहीं होगी। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? नो डबल जियोपार्डी।
नो डबल जियोपार्डी। ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ कोर्ट एंड जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, पर कौन कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा कर सकता है, आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो सकती हैं। ठीक है, सो दैट मतलब सिर्फ कोर्ट और जुडिशियल जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, एल्स बाकी कर सकते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि ट्रायल भी नहीं होगा, ट्रायल हो सकता है, सजा नहीं होगी क्रिमिनल केसेस में। तो इसका मैं डबल जियोपार्डी के दो सेक्शन कर सकती हूँ ना, एक तो क्रिमिनल, एक अदर ऑफेंसेस। क्रिमिनल का मतलब क्या है? कोर्ट करेंगे या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल करेगा, तो इसमें डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती, ट्रायल दोबारा हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकती है डबल जियोपार्डी। समझ में आ गया? कहीं दिक्कत है तो बताओ, उसमें डबल जियोपार्डी हो सकती है। केस है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बल्कि ये दो केसेस क्या बोलते हैं? ट्रायल इज नॉट प्रोहिबिटेड, ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, ट्रायल नॉट प्रोहिबिटेड, ओनली कन्विक्शन एंड सेंटेंस और सेंटेंस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, सजा प्रोहिबिटेड है, ट्रायल हो सकता है दोबारा। फर्क समझ में आ गया डबल जियोपार्डी का? बेसिकली ना डबल जियोपार्डी इज अ वर्ड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखो, अमेरिकन लॉ में बेसिकली इसका मेंशन मिलता है, हमारे यहां नहीं है, वर्ड नहीं लिखा मिलेगा डबल जियोपार्डी कहीं भी आपको। लॉ में क्या लिखा है? द पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। और जो सजा उस टाइम पे प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा भी नहीं कि आपने क्राइम किया 2016 में, 20 उस वक्त सजा थी 3 साल की, आज 5 की होगी तो फिर से बुलाएंगे कि 2 साल की और काट के जाए, ऐसे नहीं कर सकते है ना। उस टाइम पे जो है वही दी जा सकती है क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारे यहां पर इसका जो स्टार्टिंग हुई वो हुई वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1954 से, डबल जियोपार्डी की। ठीक है, वर्ड मेंशन नहीं है डबल जियोपार्डी, वर्ड कहां मेंशन है? अमेरिकन लॉ में, हमारे यहां की। ठीक है, थर्ड आता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस है, ध्यान से देखो इस वर्ड को। अक्यूज्ड का मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ है, अक्यूज है कि आपने ये किया है, इसने ये किया है। कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, सेल्फ इंक्रीमेशन बोलते हैं इसको, है ना। इसीलिए क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में आपने जो भी कहा है, आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके उससे मुंह कर सकते हो कि जी इन्होंने मेरे को बिठाया, चाय पानी पिलाने की बात कर रहे थे, थोड़े आंखें वांखें दिखाई और मैंने बोल दिया, तो उसको, उस बयान को कभी भी मजिस्ट्रेट सही नहीं मानता, क्योंकि है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पुलिस की वजह से आप डर के पुलिस वालों से तो वैसे है ना, तो डर के आप हो सकता है बोल दो कि हाँ मैंने किया है, वो तो किसी से भी हाँ करवा ले कि मैंने किया है ना। तो बेसिकली क्या है, किसी भी इंसान को ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे। ठीक है, या अपने अगेंस्ट विटनेस बने कि जिन मैंने नहीं देखा था खुद को करते हुए है ना, ऐसे नहीं कर सकते। पर क्या आप अपना थंब इंप्रेशन स्पेसिमेन देने से मना कर सकते हो? कि आपने फॉर एग्जांपल मर्डर किया, वेपन मिल गया और आपको कहा कि अपना थंब इंप्रेशन दो, जी मैं तो नहीं देता, मेरे अगेंस्ट विटनेस नहीं बना सकते आप मेरे को, वो तो देना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के अगेंस्ट राइट है, लिखो, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है, ओरली नहीं बुलवा सकते उससे और डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकते उससे, ऐसा कह के कि जो मैं तो साइन करता हूँ एफिडेविट बनाता हूँ कि मैंने किया है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की ला भाई कागज ला, ऐसे नहीं कर सकते। किस किस क्या क्या कर सकते हैं फिर, अब ये लिख लो, ये नहीं कर सकते ना, ओरली नहीं बुलवा सकते उससे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं ले सकते। क्या क्या कर सकते हैं ये लिखो। नंबर 1, कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एविडेंस,
ये तो पूछ ही सकते हैं भाई जिस चाकू से मारा कहां फेंका वो, ये तो मटेरियल एविडेंस कहते हैं उसको, कि जिस पत्थर से सर फोड़ा वो पत्थर कहां है, वो तो पूछ ही सकते हैं ना। आपने छुपा दिया और कह रहे हो कि मतलब कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ तुमसे जो होता हो कर लो, है ना, ऐसे नहीं हो सकता। आपको बताना, मटेरियल एविडेंस आपको देना पड़ेगा, है ना। देन कंपल्सन टू गिव थंब इंप्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, ब्लड स्पेसिमेन। हाँ, पैटर्निटी टेस्ट आ जाए, कोई बच्चा कल को बोल दे कि ये मेरा बाप है, और वो कहते मैं तो डीएनए के लिए नहीं देता सैंपल, है ना, देना पड़ेगा अगर वो क्रिमिनल केस है तो, है ना। ब्लड स्पेसिमेन, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स है, देन थंब इंप्रेशन है। नेक्स्ट इज कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी। खुद कोई प्रेजेंट ना करे, आना पड़ेगा भाई, मतलब अगर आपको अक्यूज किया गया है किसी ऑफेंस के तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। सो मटेरियल एविडेंस और बेसिकली थंब इंप्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड वगैरह, ये सैंपल्स ये सब देने पड़ेंगे। देन एग्जांपल आपके कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, सिर्फ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अच्छा, जो ये एक सेल्फ इंक्रिमेशन वाला है और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, ये दोनों क्रिमिनल केसेस के लिए सिर्फ, सिविल में किया जा सकता है। सिविल में आपको अपने अगेंस्ट ऐसे बताया जाता है भाई फलाने फलाने डॉक्यूमेंट दे, कंपनी तेरे, तू कह रहा है ना कि रजिस्टर्ड है तेरे नाम, तो दे वही डॉक्यूमेंट, तो वहां ये अप्लाई नहीं होता। दूसरा आपका जो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मैंने बताया कि इसका तो एग्जांपल है आईटी एक्ट, तो क्रिमिनल में अवेलेबल है, सिविल में नहीं है। डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में अलाउड नहीं है। वहां आपको डबल पनिशमेंट किया जा सकता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी आपके अगेंस्ट इंक्वायरी करे और कोर्ट भी करे, दोनों सजा भी दे, वो आपको जॉब से भी निकाले और कोर्ट सजा भी दे। वहां यह जाकर के नहीं कह सकते जी कोर्ट ने सजा दे तो दे, मेरी नौकरी भी क्यों ले रहे हो, तो दोनों दोनों चीजें होंगी, है ना। उसको आप डबल जियोपार्डी नहीं कह सकते, जहां डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होंगी या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होंगे। कहां कहां हो सकती है सिर्फ कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। कहीं कोई दिक्कत समझ आ गया, डबल जियोपार्डी का मतलब समझ में आ गया, एक्सेप्शन सबके समझ में आ गए। ये जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम वाले राइट्स जितने भी, इन सब में एक्सेप्शन भरे हुए। फ्रीडम है पर ये नहीं कर सकते, फ्रीडम है पर ये नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनेबल होनी चाहिए फ्रीडम, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती किसी को भी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 19 एंड 20। कल करेंगे हम 21 एंड 22, ठीक है। चलो।